हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। नाउ टुडे आई विल टेल यू कि आपके ऐसे क्या बेस हैं 11th के जो कि मतलब आप क्लियर कर देंगे तो आपको 12th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट गाइस, अगर सबसे पहले यू हैव टू क्लियर अप योर बेस ऑफ योर क्लास 12th एनसीईआरटी। सो फॉर एनसीईआरटी यू हैव टू डू फर्स्ट मैथ। सबसे पहले आपको मैथ करनी है, जिसमें कि आपको सबसे पहले भाई 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज प्लस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज प्लस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपको हर मैथ के और अप्रॉक्स हर चैप्टर में दिक्कत आने वाली है। जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बहुत बिग चैप्टर्स हैं और मेजर पार्ट ये मैथ का कवर करते हैं, तो आपको उनको एकदम बेहतरीन मस्त करने के लिए सबसे पहले आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जैसे एंगल्स को तोड़ना, उनकी वैल्यूज़ निकालना, वो आपको अपना मजबूत करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसके बाद लिटिल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर प्रोबेबिलिटी। तो गाइस आपको मतलब 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी और उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कुछ कुछ जगह मैंने देखा था यूज़ है, तो इसलिए मैंने ये भी डाल दिया है। और आपको थोड़ी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करनी ही पड़ेगी। फिर कुछ लिमिट्स, सम लिमिट्स, ये आपका एक 11th में चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करके एनसीईआरटी का, उसका आप बेस क्लियर कीजिए और वो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली और आपकी मैथ एकदम स्मूथ जाएगी। अगर आपका टीचर अच्छा होगा पढ़ाने वाला, अगर उसने आपको अच्छी गाइडेंस दी होगी, तो आपकी 11th की मैथ इन सब चीज़ों के करने के बाद 11th की वजह से तो बिल्कुल नहीं रुकने वाली। ना अब आते हैं गाइस फिज़िक्स पे। फिज़िक्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। थोड़े से इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अपने डेरिवेशन में काम आते हैं, शुरू से ही काम आते हैं, इसलिए आपको पहले से ही बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करके चलना है, क्योंकि फिर आपको डेरिवेशन करते हुए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद गाइस फिर आते हैं वेक्टर्स। गाइस वेक्टर्स की मदद से भी हम बहुत सारे सवाल लगाते हैं 12th की फ़िज़िक्स में, और डेरिवेशन भी वेक्टर्स की मदद से काफ़ी होते हैं, जैसे कि फेज़र डायग्राम से ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पीडेंस की डेरिवेशन एंड काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन होते हैं, जैसे डायपोल की डेरिवेशन भी वेक्टर्स की मदद से की जाती है, इसलिए वेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, ये सब अगर आपने इतना कुछ कर लिया ना तो आपको 11th की वजह से 12th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। फिर तीसरी चीज़ है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अपना वेव ऑप्टिक्स जो उसमें वेव चैप्टर है क्लास 11th में, वो अपना वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा, जिसमें कि आपको वेव की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इन सब के रिलेशन आपको फिर से मिलेंगे और आपको वही पढ़ने पड़ेंगे। और आपका अगर 11th का ही मजबूत होगा तो आपको वेव ऑप्टिक्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप वेव ऑप्टिक्स नहीं करेंगे तो आपको कुछ कुछ जगह दिक्कत आएगी, जैसे कि फेज़ एंगल, फेज़ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ऐसी जगह आपको डिफरेंस प्रॉब्लम आएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप 11th में ही अपना वेव ऑप्टिक्स कर लीजिएगा। फॉर केमिस्ट्री गाइस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ बेस फ्रॉम 11th। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एटम्स की नॉलेज होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन हर एटम की इन द फॉर्म। वैसे नहीं आनी चाहिए जैसे अपन ने 10th में सीखी थी 2 8 8 ऐसे करके, ऐसे नहीं आनी चाहिए। अपन को आनी चाहिए 1:2 2:2 3:2 3p6 ऐसी वाली कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। इसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपको चैप्टर मिलेगा उसमें आप इसका बहुत यूज़ है, बैलेंस थियरी एंड ऑल में। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ है, काफ़ी यूज़ है इस चीज़ का, तो ये ध्यान रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ना कुछ ज़्यादा करना ना कुछ कम करना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लेना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑर्गेनिक के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं ऑर्गेनिक के लिए, तो भाई 12th में ऑर्गेनिक के लिए बोर्ड्स के लिए, ये बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ सब कुछ, केवल आप GOC करिए। GOC चैप क्लास 11th में GOC बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने GOC नहीं करी तो आप पूरी साल, लिटरली पूरी साल आप परेशान रहने वाले हैं ऑर्गेनिक को लेकर, तो इसलिए आपको GOC तो करनी ही पड़ेगी और ढंग से करनी पड़ेगी। और GOC के नोट्स रखिए अपने पास, ऑर्गेनिक का हर चैप्टर चालू करने से पहले GOC एक बार रिवाइज करिए। आपको रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ऑल, आई इफेक्ट, M इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि 12th में आपको इसके बारे में नहीं बताया जाता। और
फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है क्लास 11th में, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे अगर आपने ये चैप्टर करा अच्छे से तो आपको इनऑर्गेनिक रटने की ज़रूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक बहुत लॉजिकल है, बहुत ईजी है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस मैं इसमें एक और टॉपिक ऐड करना चाहूँगा, आप ये वाला टॉपिक ज़रूर करिएगा, रिडॉक्स रिएक्शंस, ये वाला। अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन करोगे तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन में वो भी मिलेगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप ये करोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपका जो भी जितना भी डाउट रहता है ना, ऑक्सीडेशन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब क्लियर हो जाएगा। बस सब करने के बाद फिर इस सब चीज़ों में आपको नॉट मोर देन 34 आवर्स लगने चाहिए, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आप अपना पूरा बेस 3 दिन के अंदर क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो योर बेस विल बी क्लियर, ऑब्वियसली योर बेस विल बी वेरी क्लियर एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन क्लास 12th बिकॉज ऑफ क्लास 11th। आप इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है एंड ये बिल्कुल सटीक बेस है। अगर आप इतना ही कर लेते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने अभी तक वीडियो मेरी देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड कमेंट्स करिए आपको क्या क्या नई चीज़ चाहिए और आपको क्या क्या नया कंटेंट चाहिए। और